हेलो, मैं हूं गौरव गर्ग और आप सभी का स्वागत है हिंदी घराना के एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है इसमें हम एनालिसिस कम करेंगे और पढ़ेंगे ज़्यादा। मेरे पास एक किताब रखी थी, ये निबंध का कलेक्शन है हरिशंकर परसाई जी का। कलेक्शन का नाम है निठल्ले की डायरी, मतलब निठल्ला जो कि मैं हूँ और ये मेरी डायरी है। निठल्ले का मतलब होता है जो खाली बैठा रहता है, जिसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता। इन निबंध के कलेक्शंस में एक बहुत इंटरेस्टिंग निबंध है जिसका नाम है, इन सभी निबंध में, वैसे सारे निबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत मजेदार हैं, बहुत अच्छा सटायर है, बहुत अच्छी सोशल कमेंट्री है, सब कुछ है। जो बड़ा आई कैचिंग टाइटल है वो है देशभक्ति की पॉलिश। मैंने अभी नहीं पढ़ा है और मैं आप सभी के साथ पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ। 4 से 5 पेजेस का निबंध है। पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ने के बाद हम इस पे बात करेंगे थोड़ा बहुत, जो हमें समझ आएगा हाथों हाथ। देशभक्ति की पॉलिश। मेरा एक दोस्त विदेश में है। भारत पाकिस्तान लड़ाई के दिनों में मुझे उसका एक पत्र मिला। लिखा था, पिछली रात मुझे सपने में भारत माता ने दर्शन दिए। मैंने कहा, माँ तुम्हारी जय हो रही है। हमलावर को मार कर भगाया जा रहा है। तुम्हारे 45 करोड़ बेटे तुम्हारी विजय के लिए सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हैं। भारत माता ने कहा, तुम्हें अपने देश की सही जानकारी नहीं है। मेरी विजय उन 35 करोड़ के कारण नहीं हो रही है। कुछ खास लोग हैं जिसके त्याग पुण्य से मैं जीत रही हूँ। मैंने कहा, माँ वे कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, वे हर शहर में हैं। मैंने डरते डरते पूछा, मेरे शहर में कोई है? भारत माता ने कहा, हाँ तुम्हारे शहर में भी फर्म कुंदन लाल संपत लाल के मालिक कंचन बाबू हैं। दोस्त, इतना कहकर भारत माता तो चली गई और मैं सुबह तक सोचता रहा, अपने कंचन बाबू देश के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनका नाम भारत माता की जबान पर आ गया है। मुझे बड़ी उत्सुकता है, तुम मुझे फौरन उनके बारे में पता लगा कर लिखो। कंचन बाबू मशहूर आदमी है। चौक में उनकी दुकान है। वह अब रोटरी क्लब और लायंस क्लब में भी सदस्य हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं उनका नाम ज्यादा सुनने लगा हूँ, मगर मेरे लिए भी ये आश्चर्य की बात थी कि उनका नाम भारत माता विदेश में लेती हैं। मैं सुबह उनसे मुलाकात करने चला। चौक के इस तरफ के चौराहे पर भीड़ दिखी। कंचन बाबू का नाम भी सुना पड़ा। झांक कर देखा कि कंचन बाबू जूते पर पॉलिश कर रहे हैं। पास ही एक तख्ती रखी है जिस पर लिखा है, देश रक्षा के लिए पॉलिश कराइए। पॉलिश की सारी आमदनी राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जाएगी। पॉलिश करते हुए कंचन बाबू अच्छे लग रहे थे। वे दुकान पर इतने अच्छे नहीं लगते थे जितने यहाँ। हो सकता है देश प्रेम की भावना उन्हें तेज दे रही है। यह भी हो सकता है कि उन्होंने सही धंधा अब पाया है। वहाँ बात करने का मौका नहीं था। वे बहुत व्यस्त थे। ऐसा लगता था जैसे भारतीय फौज मोर्चे पर खड़ी इंतजार कर रही है, कब कंचन बाबू पॉलिश करके 13 पैसे उसे भेजें और वह उसकी गोली खरीद कर दुश्मन पर दागे। लगता था वे सारी भारतीय फौज का खर्चा पूरा कर रहे हैं और सिर्फ उनका ख्याल करके फौज लड़ रही है। मैं डरा कि इस वक्त इन्हें छेड़ने से कहीं अपनी फौज की मैं डरा कि इस वक्त उन्हें छेड़ने से कहीं अपनी फौज का गोला बारूद कम ना पड़ जाए। मैं शाम को उनके घर गया। मैंने कहा, कंचन बाबू आपका नाम भारत माता विदेश में ले रही है। तुमसे किसने कहा? क्या भारत माता से तुम्हारा भी कोई संबंध है? नहीं कंचन बाबू, मैंने तो उनकी सिर्फ जय बोली है, मगर आपके प्रति उनकी विशेष ममता है। विदेश में मेरे एक दोस्त को उन्होंने सपने में बताया कि जिन कुछ लोगों के त्याग और पुण्य से उनकी जीत हो रही है, उनमें आप भी हैं। कंचन बाबू सकुचा गए। बोले, अरे भाई, यह तो उनकी कृपा है। मुझे शूद्र का नाम याद रखती हैं। इधर ये इनकम टैक्स वाले हैं कि हर बार उन्हें खुश रखता हूँ और वे हर बार भूल जाते हैं। पता नहीं भारत माता इनकम टैक्स का महकमा बंद क्यों नहीं कर देती। मैंने कहा, आपसे वह खुश हैं, उनसे कहिए ना। वह बोले, हाँ मुझे मिले तो मैं उनसे कहूँ कि माता तुम्हारे इतने महकमे चलते हैं, इस एक को बंद ही कर दिया जाए ना। नए इनकम टैक्स ऑफिसर को तो उनसे कहकर बर्खास्त करा दूंगा। मैंने कहा, कंचन बाबू आपने देश सेवा का यह तरीका क्यों अपनाया, यही पॉलिश वाला? वह बोले, देश की पुकार आत्मा में गूंज उठी और मैंने प्रण लिया कि मातृभूमि के लिए मैं पॉलिश करूंगा। मैं हफ्ते में 2 दिन 2 घंटे पॉलिश करता हूँ और सारी आमदनी सुरक्षा कोष में दे देता हूँ। मैं यह सिलसिला जारी रखूंगा। एक बार जो चीज उठा ली उसे मैं जल्दी नहीं छोड़ता। एक बार वनस्पति घी की एजेंसी ले ली तो अभी तक चला रहा हूँ। मैं उनकी तरफ देख रहा था। वे नजर बचा रहे थे।
बचाते बचाते भी नजर मिल गई तो मैं हंस पड़ा। वह भी हंस दिए, बोले तुम्हें भरोसा नहीं हुआ? अच्छा सच बताऊं? हाँ बिल्कुल सच। तो सुनो यार, ये तुम्हारे चंदे वाले बहुत तंग करते थे। कौन चंदे वाले? अरे यही राष्ट्रीय सुरक्षा कोष वाले। ना तो हम चंदे वालों के मारे हमेशा परेशान रहते हैं, रोज ही कोई चंदा लगा रहता है। कभी गणेशोत्सव है, कभी दुर्गाोत्सव, कभी विधवाश्रम वाले आ जाते हैं, तो कभी अनाथालय वाले। अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा कोष वाले भी आने लगे। मगर कंचन बाबू, अनाथालय का चंदा और राष्ट्रीय सुरक्षा कोष क्या एक से हैं? भाई अपने लिए तो एक ही है, चंदा चंदा सब एक। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बड़ा अनाथालय है। अनाथालय के लड़के बैंड बजाकर चंदा मांगते हैं और ये देश वाले नारे लगाकर। वे अनाथों की परवरिश के लिए मांगते हैं और ये देश की परवरिश के लिए। अच्छा, फिर दूसरों को तो रुपया 2 रुपया देकर टाला जा सकता है, पर ये देश रक्षा वाले तो बहुत मुंह फाड़ते हैं। कहते हैं 2000 दीजिए, 3000 दीजिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं चुप रहा। उन्हें अब प्रश्न की जरूरत नहीं थी, वे समझने लगे। तो मैंने उन लोगों से कहा कि भैया देश की रक्षा करना है तो यह तो मैंने माना, पर जरा किफायत से करो ना। देश रक्षा क्या किफायत में नहीं हो सकती? ज्यादा खर्च हो तो कह दो कि भाई इस भाव में हमको पूरा नहीं पड़ता। वे क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कंचन बाबू, देश रक्षा में किफायत नहीं देखी जाती, देश प्रेम कोई धंधा नहीं है। अच्छा भाई ठीक है, जैसे तैसे ये गए तो दूसरे आ गए। कहने लगे मजदूर भी महीने में 1 दिन का वेतन सुरक्षा कोष में दे रहे हैं, आप भी महीने में 1 दिन की आमदनी दीजिए। मैंने कहा देशभक्तों, मैं अगर मजदूरों सरीखा करने लगूंगा तो मैं भी किसी दिन मजदूर हो जाऊंगा। वह टले तो तीसरा गिरोह आ गया। ये जरा तेज लोग थे, रिकॉर्ड वगैरह दिखाकर आए थे। आते ही उन्होंने गोली दाग दी। कंचन बाबू, दूसरे महायुद्ध में आपकी दुकान से अंग्रेज सरकार को 10,000 रुपए वार फंड में दिए गए थे। जब आपने ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए इतना दिया तो अपने देश की रक्षा के लिए 5,000 तो दीजिए। देखो कैसी पकड़ की है। दूसरा होता तो चित हो जाता, पर मैं कंचन कुमार हूँ। मैंने जवाब दिया, देखो भाई, लड़ाई कमाने का मौका है, गंवाने का नहीं। दूसरे महायुद्ध में हमारे पिताजी बन गए थे, 10 लाख कमाया तो 10,000 दे भी दिया। लो साहब, और 1 आध साल लड़ाई चलाओ। अब 18 साल में ये एक ढंग की लड़ाई छिड़ी है, पर 8 दिन भी नहीं हुए कि आप मांगने आ गए। और तुम्हारे देश की लड़ाई से कुछ कमा लें तो तुम्हें भी दे देंगे। वह रुके तो मैंने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पॉलिश करने की बात आपको कैसे सूझी? उन्होंने कहा, वही बता रहा हूँ। तो मैं इन चंदे वालों से परेशान था। इसी बीच मेरा लड़का आया, वह लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता है। उसने कहा कि मुझे भी हॉस्टल के लड़के बहुत तंग करते थे। कहते हैं कि तुम जेब खर्च में से बचाकर आधा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दो। मैंने सोचा आधा जेब खर्च इन्हें दे दूं तो जिंदगी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। एक रात मुझे तरकीब सूझ गई। दूसरे दिन इतवार था, मैं पॉलिश का सामान लेकर हॉस्टल के सामने बैठ गया और घोषणा कर दी कि मैं हर इतवार को जूते पर पॉलिश करके सुरक्षा कोष के लिए पैसे इकट्ठा करूंगा। बस फिर क्या था, पैसा भी बचा और लड़के जय भी बोलने लगे। यार तुम्हारी नई पीढ़ी है तेज, कैसे क्रांतिकारी विचार आते हैं इसके दिमाग में। हम लोगों का नेतृत्व यही क्रांतिकारी पीढ़ी करेगी। बस मैंने लड़के को गुरु माना और ये पॉलिश वाला काम शुरू कर दिया। लोग मेरी बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं देखो इतना बड़ा आदमी हो के देश के लिए पॉलिश कर रहा है। मैंने लोगों के दृष्टिकोण में ही क्रांति कर दी है। मैंने पूछा, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष वाले? उन्होंने कहा, वे मुझसे अब चंदा नहीं मांगते हैं। जो मुझे देशद्रोही कहने लगे थे वे अब मेरी फोटो खींचते हैं। अब तो मैं उनके मुर्दाबाद के नारे लगवा सकता हूँ। मैंने ये सारा हाल लिखकर अपने प्रवासी मित्र को भेज दिया है। साथ ही ये भी लिख दिया, दोस्त अगर दोबारा भारत माता तुम्हारे सपने में आए तो जरा ध्यान से देखना। बात यह है कि इधर दुश्मन के घुसपैठिए स्त्री का वेश धारण कर घुस आते हैं। मुझे शक है वे सपने में भी घुसने लगे हैं। दी एंड।
एक बहुत फनी, एक बहुत अच्छा सटायर है अबाउट कि कैसे ये बहुत सारे बिलियनर्स, अमीर लोग जो होते हैं, पूंजीपति जो होते हैं, ये इमेज ठीक करने के लिए एनजीओज बनाते हैं और डोनेशन मांगते हैं और ये सब हरकतें करते हैं। आई एम श्योर ये उस समय के कॉन्टेक्स्ट में लिखा होगा जिस समय शायद इंडिया पाकिस्तान वॉर पे होगा। और कमाल की बात है, लास्ट ईयर हम भी फिर पाकिस्तान के साथ वॉर पे ही थे। तो ये एक सटायर है कि कैसे ये अमीर लोग अपना इमेज क्लीन करने के लिए और पैसा बचाने के लिए कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे ये एक अच्छी स्कीम है। जैसे जोमेटो करता है ना कि गरीब बच्चों को खाना खिलाने के लिए 1 रुपया दो। वाह, कितना महान है जोमेटो भाई, गरीब बच्चों को खाना खिलाता है। इतना बड़ा करोड़पति हो गया, अपनी जेब में से पैसा नहीं देता, हमसे ही मांगता है। फीड फॉर इंडिया, मदद करो, 1 रुपया दो, है ना। या फिर जैसे आपका खाना डिलीवर हो जाता है या सामान डिलीवर हो जाता है, उसके बाद 15 रुपए टिप दे दो, 20 रुपए टिप दे दो। अच्छा, 15-20 रुपए टिप दे दो, ठीक है। फिर ब्रैग करते हैं कि सारा पैसा आपके डिलीवरी पार्टनर के पास जाएगा, हम 1 रुपया नहीं रखेंगे। वाह पाजी, कितने महान हो यार, कितने महान। तो जबकि मेरा काम नहीं है ना यार, उसे मैंने तो खाने का पैसा दिया ना यार, या तो उसमें इंक्लूड कर दे, सारा पैसा मैं दे दूंगा अगर मेरे बस की हुई तो, वरना मैं नहीं मंगाऊंगा। तो पहले बोले नहीं डिस्काउंट लो ना यार, 50% डिस्काउंट लो ना, 100 रुपए का डिस्काउंट, 80 रुपए का डिस्काउंट, फिर मेरी 50 फीस भर दो 150 रुपए की। और फिर यार गरीब आदमी नहीं है यार, ये देखने तेरे को गरीब आदमी बेचारा देखे गया यार, है ना, गरीब आदमी देखे गया यार, इसको पैसा नहीं देगा तू, जैसा आदमी है। वाह, तो ये वही है ना, ये उसी तरीके का आइटम है कि मैं देश के लिए पॉलिश करूंगा और वो जो पॉलिश से पैसा आएगा वो दान कर दूंगा, मैं इतना बड़ा हृदय सम्राट हूँ। ये वही आइटम है। ये अभी भी अमीर लोग करते हैं ना कि हाँ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, हम बेंटली से मर्सिडीज से उतर के चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, फलाना केयर फंड में आप सब लोग पैसा डालिए ताकि हिंदुस्तान के लोग कोविड से बच सकें, हमारी कंपनी ने एक फंड बनाया है। तो ये सब स्कीम चलती है और ये उसी पे सटायर है ना। पर ये कंपैरेटिवली बहुत डायरेक्ट सटायर है। आमतौर पे शंकर परसाई जी बहुत घुमा फिरा के बहुत अलग तरीके से लिखते हैं। ये बहुत डायरेक्ट है, सटल नहीं है। पर पढ़ के मजा आया। और वो एंड में बहुत मजेदार था कि पड़ोसी देश के लोग औरत बन के घुस जाते हैं, तो देख लेना वो भारत माता नहीं कहीं पड़ोसी देश का घुसपैठिया हो। वो भी बहुत फनी लाइन थी, है ना। एक बहुत फन हमने आज पढ़ा ये ऐसे। अगर आपको ये पढ़ के सुन के मजा आया हो और आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे पढ़ूं, इस किताब में से और ऐसे पढ़ूं, एक्चुअली मेरे पास एक और परसाई जी की किताब है जिसका नाम है आवारा भीड़ के खतरे। आवारा भीड़ के खतरे मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। इसमें भी बहुत सारे अच्छे एसेज हैं। जैसे एक ऐसे है महात्मा गांधी से कौन डरता है, उस पे मैंने एक एपिसोड पहले एक्चुअली कराया, वो देख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे और हैं जो मैं पढ़ सकता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं हम और पढ़े, तो प्लीज कमेंट वगैरह कर सकते हैं। आप कमेंट करें, लाइक करें, थोड़ा सा हमें बताएं कि यस मोर, वी वांट मोर ऑफ दिस, तो हम करेंगे, वरना वी विल डिसकंटिन्यू दिस। बाकी देखने के लिए थैंक यू, सुनने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।